तो मुझे बहन जी ने बुलाया और बुला के कहा, कमलाकांत गौतम, तुमको पार्लियामेंट का मैं टिकट देती हूँ। हमने बहन जी से बड़ा अनुरोध किया, विनय किया कि बहन जी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मेरे पास पैसा है, मेरे पास 2 बेटियां हैं और मैं धन का गरीब हूँ, मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। तो बहन जी ने कहा तुमको चुनाव लड़ना ही है, पार्लियामेंट का तुमको डायरेक्ट में चुनाव लड़ाऊंगी। हम कहा बहन जी, मैं बहुत रिक्वेस्ट किया बहन जी से, तो कहा कि नहीं मैं तुमको चुनाव लड़ाऊंगी। और जब बहन जी ने कहा मैं बहन जी नहीं लड़ूंगा, तो बहन जी ने मुझे डांटते हुए कहा, भाई मैं तुमको भी पार्टी से निष्कासित कर दूंगी अगर चुनाव नहीं लड़ोगे। तो जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री के गौतम, कमलाकांत गौतम जी हैं। इन्होंने बहुत जीवन से ही बहुत संघर्ष करके आज ये मंत्री पद पे आए थे और बीच में अब जो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, इनसे सारी सवालें हम इनसे पूछेंगे मंत्री जी से। सर, आपको पहले जय भीम। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, आपका नाम तो मैं बहुत पहले से सुना था, के गौतम, आप पॉपुलर नाम था आपका और बहुजन समाज पार्टी में आप कैबिनेट मंत्री थे। तो साथियों, आप हमारे दर्शक को ये बताएं कि आप बचपन में आप कहाँ से राजनीति में आए, आपके माता पिताजी कैसे करते थे? तो आप तो मजदूर के बच्चे हैं, खेतिहर किसान के बच्चे हैं। आप अपना थोड़ा हिस्ट्री हमको बताएं सर। देखिए, मेरा पैतृक घर तो जनपद प्रतापगढ़ है और तहसील कुंडा है, बिहार विधानसभा है, थाना बागराय है। मेरे बाबा स्वदेशी कॉटन मिल में कानपुर में मजदूर हुआ करते थे और बाबा ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का कोई भाषण सुन लिया था। तो हमारे बाबा छंगा दास और हनुमान दास ने ये जब बाबा साहब का भाषण सुना, तो सुनने के बाद इनके दिल में बात आई कि बाबा साहब का कहना है कि शिक्षित बनो। तो इन्होंने जब मेरे पिताजी श्री परिनिर्वाण प्राप्त मेरे पिताजी को पढ़ाने का प्रयास किया। तो हमारे गांव में रूढ़वादी परंपरा बहुत ज़्यादा था। इस रूढ़वादी परंपरा में इस 5 कोस में अर्थात 10 किलोमीटर में कोई भी अनुसूचित जात का व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, ना पढ़ाया जाता था। 1-2 क्लास जाते थे, लेकिन इनको हैरानी परेशानी होने से छोड़ देना पड़ता था। तो मेरे बाबा ने कोशिश किया कि मेरे पिताजी को पढ़ाने के लिए। ये मेरा संक्षिप्त है। सर, आप राजनीति में कैसे आए सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरे पापा फिर पढ़ाई किया, पढ़ाई करने बाद बाबा मैंने पढ़ाया, पढ़ाने बाद पिताजी इस 5 कोर्स में हाई स्कूल प्रथम श्रेणी पास किया और प्रथम श्रेणी पास करने के बाद मेरे पापा जो है जब और आगे बढ़े, शिक्षा होने के बाद मेरे पापा जो है फूड इंस्पेक्टर बन गए इलाहाबाद में, अजूबा में फूड इंस्पेक्टर बने। अब फूड इंस्पेक्टर बनने के बाद पापा को दिक्कत क्या हुई, जो सामाजिक रूढ़ियाँ इनके पीछा नहीं छोड़ी, तो इनका चपरासी इनको तंग करने लगा। तो पापा ने फिर यहाँ पर सर्विस छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद फिर दूसरी सर्विस माध्यमिक शिक्षा परिषद में आए। बाद में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से, इनकी दया से, इनकी न्याय के द्वारा पापा मेरे अधिकारी बने और अधिकारी बनने के बाद फिर हम लोग को पढ़ाना चालू किया। जी। नहीं, राजनीति में कैसे आए सर? राजनीति में आने के कारण क्योंकि मैं बहुत ही पक्का पखंडी था और बहुत ब्राह्मणवादी था और मनुवादी था। तो जितने भी पखंड का मैं बहुत बड़ा पुजारी था। हुआ क्या कि इलाहाबाद में चौधरी चुन्नीलाल साहब हुआ करते थे, आरपीआई के बहुत बड़े नेता थे। तो ललई सिंह यादव जी, जो पेरियार ललई सिंह यादव जी कहा जाता है, तो पेरियार ललई सिंह यादव जी का जब मकान जलाया गया था, रामास्वामी नायकर की सच्ची रामायण की चाबी की इन्होंने जब हिंदी रूपांतरण किया था, इसका रामायण की सच्ची रामायण की चाबी, तब इनके ऊपर जो आक्रमण हुए थे, मकान पर आक्रमण हुआ था, मकान जलाया गया था, शोषण हुआ था। तो इस शोषण से बचने के लिए, निजात पाने के लिए ललित सिंह यादव चौधरी चुन्नीलाल साहब के यहाँ आए और इनकी लाइब्रेरी में ये 6 महीना रुके थे। तो इनका मकान, मेरा मकान इलाहाबाद में बेली गांव में एक साथ है। तो इस समय मैं मनुवादी था और कक्षा 8-9 में स्टूडेंट था। तो ललित सिंह यादव जी ने एक मुझे पुस्तक दिया कि बेटा इसको भी पढ़ो। तो इसको मैंने जब पढ़ा तो मेरा दिमाग का जो कचरा था ये कुछ सफ़ा होने लगा था। सर, आप बोल रहे हैं कि मैं मनुवादी था, तो आपकी शादी कैसे मनुवादी में हुआ या अम्बेडकरवादी में हुआ? हाँ, तो मेरी शादी में भंते शील रतन जी, पूजनीय भंते श्री रतन जी श्रावस्ती के इस 40 साल से मेरे यहाँ आ रहे थे
और ये भंते जो दिल्ली के करुणाकरण भंते जी थे, तो ये भी जब ये दीक्षा लिए थे तो संभवतः 5-6 महीने के बाद मेरे यहाँ आए थे। तो मेरा परिवार हुआ क्या कि चौधरी चुन्नीलाल साहब के यहाँ सारे भंते लोग आते थे, लेकिन बाद में चौधरी चुन्नीलाल साहब का राजनीतिक कुछ बदलाव हुआ। फिर ये कांग्रेस में गए, फिर बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य बने। बाद में बीजेपी में गए, तो बीजेपी में राज्यसभा बने। तो इनका मकान मेरा मकान बिल्कुल लगा हुआ था। तो मेरे पापा, क्या पूछना चाह रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था कि आपको शादी कैसे किस में हुई? अच्छा, शादी कैसे हुई? तो हाँ, आप बहुत अच्छा सवाल किया है। तो शादी हुआ क्योंकि मैं जब कक्षा 8 में ललाई सिंह यादव का प्रभाव पड़ा, तो स्वाभाविक है कि मेरे दिमाग में बात आई। तो मैंने शादी तो मैं करने की मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि समाज में बहुजन संगठन पेपर बाँटने का काम मैं चालू कर दिया था। तो शादी तो करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मानव साहब का अनुकरण करना मेरी इच्छा हो रही थी कि अनुकरण किया जाए, बिना शादी किए समाज में काम किया जाए। तो खैर फिर माता-पिता का कुछ हुआ और फिर मुझे शादी करनी पड़ी। और शादी जब हुई, जब मैं एडवोकेट बन गया तो मेरी शादी हुई। तो भंते श्री रतन जी श्रावस्ती से और मंगला प्रसाद, हमारे एडवोकेट सीनियर थे, मंगला प्रसाद, दोनों मिलकर मेरी इलाहाबाद में सुलेम सराय में सरोज गौतम और मेरी पत्नी श्रीमती सरोज गौतम से मेरा विवाह हुआ। तो भंते श्री रतन जी और इस परिनिर्वाण प्राप्त श्री मंगला प्रसाद जी ने दोनों लोग मेरी शादी किया। और ये व्यवस्था के खिलाफ परंपराओं को तोड़ते हुए मैंने शादी की। मेरी 10,000 की आबादी बेलीगांव में जब मेरी बारात निकली, तो चौधरी चुन्नीलाल साहब के बगल में एक मंदिर है, इनका मकान जो नया बना मकान, तो पूरी बारात आती थी, पहले मंदिर में रुकती थी। लेकिन मेरी बारात 10,000 की बस्ती में मेरी पहली बारात निकली, तो मैंने अपने साथी से कह दिया था, एक साथी की अम्बेसडर गाड़ी थी, हम कहा देखो भाई, किसी तरह से मंदिर में मेरी गाड़ी ना रुकनी चाहिए, मेरी गाड़ी सीधी चलनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में अगर तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई या किसी तरह इंजन बंद हो गया, तो लोग कहेंगे कि मंदिर में रुक गए। तो खैर संजोग से गाड़ी नहीं बंद भई, पुरानी गाड़ी थी, गाड़ी निकल गई। तो पहली शादी इस इलाके में, पहली शादी जब मेरी हुई, तो बिना मंदिर के, मकान के आगे 200 मीटर दूर मंदिर, बिना मंदिर के सर नवाए मैं आगे बढ़ गया। सर यहाँ पे एक प्रश्न और बन रहा है सर कि बाबा साहब जब आगे बढ़े तो उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया, तो ये माना जाए कि जो आप शादी किए हैं अपनी पत्नी के, तो जो इतना आप बढ़े हैं तो अब आपका पत्नी का ज़रूर आपका सहयोग होगा। मेरी पत्नी के व्यवस्था के अधीन थी, व्यवस्था के अधीन थी। अब मैं आप क्वेश्चन आपने व्यक्तिगत क्वेश्चन कर दिया। तो मेरी पत्नी जब शादी होकर मेरे यहाँ आई, तो मैंने पहले इनसे पूछा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बहुत कठिन है। मेरी पत्नी के हाथ में एक तागा बंधा हुआ था। तो तागा जो बंधा था, तो मैंने अपने पत्नी से कहा था कि भाई ये जो तागा बांधती हो, तो व्यक्तिगत, मेवालाल जी, बहुत व्यक्तिगत सवाल है, तो इस पर मैं फिर कभी चर्चा करूँगा। चलो ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ हमारे दर्शक समझेंगे कि जब भी आदमी कोई आगे बढ़ता है तो पत्नी का उसमें ज़रूर हाथ होता है। अब चलिए व्यक्तिगत सवाल में खुलासा कर दूँ तो समाज को लाभ मिल सकता है। चलो ठीक है, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आप पहला चुनाव विधायक कहाँ से बने? मैं अपने जीवन में संकल्प लिया था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूँगा, कभी नहीं चुनाव लड़ूँगा, मेरा संकल्प आज भी था। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से बहन जी को पता चल गया कि कमलाकांत ये कहता मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा। तो मुझे बहन जी ने बुलाया और बुला के कहा, कमलाकांत गौतम, तुमको पार्लियामेंट का मैं टिकट देती हूँ। हमने बहन जी से बड़ा अनुरोध किया, विनय किया कि बहन जी मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा, ना मेरे पास पैसा है, मेरे पास 2-2 बेटियाँ हैं और मैं धन का गरीब हूँ, मैं नहीं चुनाव लड़ूँगा। तो बहन जी ने कहा तुमको चुनाव लड़ना ही है, पार्लियामेंट का तुमको डायरेक्ट मैं चुनाव लड़ाऊँगी। हम कहा बहन जी, मैं बहुत रिक्वेस्ट किया बहन जी से, तो कहा कि नहीं मैं तुमको चुनाव लड़ाऊँगी। और जब बहन जी ने कहा मैं बहन जी नहीं लड़ूँगा, तो बहन जी ने मुझे डाँटते हुए कहा, भाई मैं तुमको भी पार्टी से निष्कासित कर दूँगी अगर चुनाव नहीं लड़ोगे। तो ये समस्या हुई। तो फिर इस समय माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी मंत्री थे, 11 विभाग का मंत्री हुआ करते थे। इसमें एलएलबी का परीक्षा दे रहे थे, तो इन्होंने 15 दिन के सरकारी काम ना करके पढ़ाई कर रहे थे। तो मेरा व्यक्तिगत संबंध थे, हमारे अच्छे संबंध थे। मैंने इनको फ़ोन किया कि माननीय मंत्री जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो मंत्री जी ने कहा, गौतम जी, क्योंकि परीक्षा दे रहा हूँ, 15 दिन के लिए मैं थोड़ा से परीक्षा के समय में बात नहीं करूँगा। तो हमने कहा वैसा बहुत ज़रूरी काम है। तो कह रहे अच्छा ठीक है, आप 5 मिनट आ जाइए। बगले में निवास था, मैं चला गया। तो हमने कहा माननीय मंत्री जी, एक मेरा कभी आपसे मैंने कोई काम नहीं कहा, आज मैंने एक आपसे काम कहना चाहता हूँ कि मेरा टिकट कटवा दीजिए किसी तरह से, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो माननीय मंत्री जी ने कहा, माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा, गौतम जी ये टिकट तो आपने माँगा नहीं,
और टिकट की कोई सिफारिश किया नहीं। हाई कमान ने टिकट दिया है तो कैसे कटेगा टिकट? हम कहा नहीं, मेरा अनुरोध है कि आप बहन जी से कहें कि मेरा टिकट कटवा दीजिए। तो बहन जी से अनुरोध किया और नहीं किया हमको नहीं पता है, लेकिन कहा फिर बाद मेरा टिकट नहीं कटा। तो कहाँ से लड़े वो नहीं बताया सर? तो अभी कहाँ से लड़े, तो बाद में फिर बहन जी ने कहा चलो भाई मैं हर प्रकार की तुम्हारी मदद करूँगा, चुनाव लड़ो। तो जौनपुर के मछली शहर से बहन जी टिकट मेरा फाइनल कर दिया पार्लियामेंट का। इसमें बहन जी के जो आशीर्वाद मिला था, मैं उत्तर प्रदेश का प्रथम वित्त मंत्री, मुझे चौथी 4 बार की सरकार में 3 बार सरकार में वित्त मंत्री बहन जी स्वयं देखा करती थी, वित्त मंत्रालय। चौथी बार सरकार में 2007 के चुनाव, 2007 और 2012 जब फुल फेस की सरकार थी, तो मैं लखनऊ जोन का और कानपुर जोन का मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हुआ करता था मंडल का। तो बहन जी ने कहा भाई कि तुमको जौनपुर से के मछली सास में चुनाव लड़ाऊँगी, हर प्रकार की मदद करूँगी। लेकिन फिर मुझको चुनाव लड़ाया गया जौनपुर मछली शहर से। जी सर ये एमपी थे या विधायक? नहीं, पार्लियामेंट की बता रहे, एमपी का, एमपी डायरेक्ट एमपी का। डायरेक्ट एमपी आप बने? नहीं बने नहीं, फिर चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद में 121 मीटिंग मैंने किया और कोई हमसे कार्यकर्ता कोई पैसा नहीं लेता था, क्योंकि मैं स्वयं एक इंचार्ज होता था मंडल का, तो जोन का। तो मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, तो मैंने भाषण दिया। तो चुनाव आयोग से मुझे पास नोटिस है कि 121 मीटिंग ली, आपका करोड़ रुपया खर्चा हो जाना चाहिए, आपका कुछ पैसा खर्चा। हम कहा हमसे कोई हमारा कार्यकर्ता लेता ही नहीं। कहा पहला नेता मिला जिसको हमको चुनाव लड़ाने का मौका मिला, तो हमसे कोई पैसा नहीं लिया। और ये आपको खुशी होगी कि हमारे साथी लोग ने पूरा 5 विधानसभा में रातों दिन लड़ाया। बहन जी ने फिर कहा कि देखो भाई गौतम, क्योंकि तुम फाइनेंस मिनिस्टर हो और तुम्हारे पास बहुत काम है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस्तीफ़ा दे दो तो अच्छा रहेगा। तो हमने कहा कि बहन जी आपने दिया था, आपने लिया भी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मंत्री में, तो चुनाव के दौरान मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मछली शहर के एक विधानसभा सभा के एक विधायक को इन्होंने मेरे इस्तीफ़ा देने के बाद इनको मंत्री बना दिया। जी जी, आप इतना आप सब बताने के बाद आपसे एक और सवाल रहेगा सर कि आप बहन जी की इतना करीबी थे, आप बीएसपी के कैबिनेट मंत्री बने, तो आप बीएसपी से अलग कैसे हुए और कब हुए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एकाएक आप पूछेंगे तो थोड़ा से नहीं, सवाल ये बन रहा है सर, आप इतने मित्रता थी, आप बहन जी आपको इतना आगे बढ़ाया, तो आप बीएसपी से अलग क्यों हुए? इसका तो सवाल बनता है। अलग होने का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्योंकि बहन जी ने मुझे उत्तर प्रदेश का पहला, जब उत्तर प्रदेश में मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे, तो पूरा मंडल के अध्यक्ष को समाप्त किया गया और समाप्त करके इलाहाबाद का मुझे उत्तर प्रदेश में प्रथम मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया इलाहाबाद मंडल का। तो मैं फिर पहला बना यहाँ पर मंडल का, और मंडल के बाद में बहन जी ने मुझे पूरा उत्तर प्रदेश के हर मंडल में इंचार्ज, मैं पहला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का पहला जोन का पहला कोऑर्डिनेटर बना हूँ। मैं कमलाकांत गौतम मुझे कहते हैं, मैं के गौतम से जाना जाता हूँ। पहला मुझे बनाया गया इलाहाबाद मंडल का। नहीं, सवाल नहीं मिल पा रहा है सर कि आप बहन जी से बीएसपी से अलग हुए हैं कि अभी हैं बीएसपी में? नहीं, अभी तो बीएसपी से मैं अलग हो गया था। 15 मार्च 2017 को मैं पार्टी को छोड़ दिया था। सर आपने बीएसपी के लिए बहुत काम किया आपने, आप बीएसपी के सरकार में मंत्री पद पर थे, आपको बहन जी बहुत भरोसा करती थी, तो क्या हुआ कि आप बीएसपी से अलग हो गए? देखिए, बीएसपी से नीतियों से थोड़ा सा मेरा अंतर था और व्यवहारिक के बहन जी हमारी नेता हैं, बहन जी की मैं सम्मान करता हूँ, बहन जी सम्मान करना चाहिए। बहन जी ने जो देश में कर दिया कोई नहीं कर सकता। बहुजन समाज के महापुरुषों ने जो कर दिया कोई नहीं कर सकता। बहुजन समाज के लिए जो बहन जी किया कोई नहीं कर सकता। बहुजन समाज का मान सम्मान बढ़ाया बहन जी ने। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को जो प्रचार अम्बेडकर ग्राम करके दिया पूरा देश जानता है। बहन जी ने बहुत कुछ किया, बहन जी बहुत कुछ किया है। बहन जी की मैं बुराई नहीं सुन सकता। हाँ, वैचारिक मतभेद थोड़ा सा बहन जी से है। हमारी लीडर है और सब दिन मैं लीडर मानता रहूँगा, मेरा पूरा परिवार मानता, पूरा बहुजन समाज मानता, मैं बहन जी लीडर मानता रहूँगा। लेकिन वैचारिक मतभेद होने की वजह से मैंने पार्टी को त्यागपत्र दिया था। चलो ठीक है सर, आपने एक पार्टी भी का गठन किया था, उस पार्टी का क्या हाल है? हाँ,
बहुजन उत्थान पार्टी जी बनाया था। तो बहुजन उत्थान पार्टी जी की बनाने के बाद फिर सपा और बीएसपी का गठबंधन हुआ। सपा बीएसपी गठबंधन होने के बाद मैंने सोचा मेरा काम चल गया। अब तो सपा बीएसपी गठबंधन हो गया तो उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश में राज किया जाएगा। लेकिन कुछ विशेष कारण ऐसे हुए कि गठबंधन टूट गया तो मेरा दिल टूट गया। तो मैंने सपा में फिर पार्टी को विलय कर दिया। और विलय करने के बाद फिर बाद में सपा के कुछ लोगों ने मेरे पास आए और तो मैंने कहा मानो काशीराम साहब अगर सम्मान बढ़ाया जाएगा तो मैं सपा में आ सकता हूँ। वादा वादा भी किया गया मानो काशीराम सम्मान बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर वैचारिक मतभेद यहाँ भी हल्का से चला कि सम्मान बढ़ाया नहीं गया। और फिर सपा में मैं फिर मुझे फिर स्टार प्रचारक बना दिया गया। 3 महीना मैं उत्तर प्रदेश घूमा और फिर मैं पूरा सिचुएशन समझ लिया। फिर मैं सफाई में नेताजी का जब परिनिर्वाण हुआ तो मैं भी गया था। लेकिन थोड़ा से सपा में भी इसमें प्रदेश सचिव बनाया है। तो मैंने कह दिया था, मुझे मीडिया वाले ने पूछा था कि साहब बधाई हो, तो हमने कहा भाई मैं प्रदेश सचिव खुद बनाता था और सपा ने बनाया, भाई इनको भी धन्यवाद है और मैं क्या करूं। अच्छा सर, बहुजनों की एकमात्र पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है, लेकिन आज देख रहा हूँ कि बीएसपी का ग्राफ नीचे घट रहा है, कम हो रहा है, तो उसके पीछे आप क्या रीज़न समझते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी माननीय काशीराम साहब के कारवां से बना था और ये तो बड़ी खुशी की बात है। पूरा देश में एक हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उल्लास बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ कारण होता है। जब आदमी बढ़ता है इसका कारण होता है, जब आदमी घटता है इसका कारण होता है। जब आदमी नंबर 70% पाता है तो कारण होता है, जब आदमी 50% नंबर पाता है कारण होता है, जब आदमी डिक्टेशन नंबर पाता है तब कारण होते हैं। हर कार्य के पीछे कारण होता है। बहुजन समाज पार्टी जब चरम पर थी तो इसका कारण था। बहुजन समाज पार्टी जो निम्न स्तर पर इसका कारण है। कारण का निवारण कर दीजिए, बहुजन समाज पार्टी फिर आ जाएगी। अच्छा सर, आज देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है, जाति गणना। तो बिहार में जाति गणना हुआ है, तो क्या इससे राजनीति में प्रभाव पड़ेगा? बिहार प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश साहब को बहुत बहुत बधाई है। पूरे देश में इनके लोगों को बधाई दे रहे हैं और ख़ास तौर से उन लोगों को जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, जो देश में 90% रहते हैं। तो मेरी अपील होगी कि इस वर्तमान सरकार को जाति गणना कराकर इसको समभाव समरसता करना चाहिए, जैसे सभी को हक प्रतिनिधित्व मिले, ये होना चाहिए। तो मेरी अपील है सरकार से कि जाति गणना करना चाहिए। नीतीश साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि जाति गणना से जातिवाद नहीं बढ़ेगा? जातवाद नहीं बढ़ेगा, जातवाद समाप्त होगा, समरसता बढ़ेगी, समानता बढ़ेगा और आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, राजनीतिक विकास होगा और सबका भागीदारी मिलेगी। सबके भागी जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हो तो सबका साथ तो तभी मिलेगा जब सब लोग का प्रतिनिधि होना, सभी को रोटी मिले, सभी को सम्मान मिले। अब इतना आप जानते हो कि बड़े बड़े लोग धन माल बहुत हो जाते हैं लेकिन सामाजिक सम्मान नहीं मिलता। सामाजिक सम्मान तभी मिलेगा जब इनको समाज में विभिन्न जातियों को जान लीजिए। किसी को अगर बीमारी जानना है तो एक्सरे करना पड़ेगा, एमआरआई करना पड़ेगा, सीटी स्कैन करना पड़ेगा, तभी तो आप बीमारी जानोगे। जब आप बीमारी जानोगे तभी इसका निदान होगा। तो बीमारी जानने का कारण है इसका कैमरा से देखा जाए, सीटी स्कैन से देखा जाए, एमआरआई से देखा जाए। आपको गॉलब्लैडर देखना है, किडनी देखना है तो मशीन तो दिखाएगी। मशीन तभी जांच करोगे, तभी तो जांच तो करो क्या क्या बीमारी है, निदान हो जाएगा। सर, अभी जो जात गणना हुआ है जो सवर्ण है वो आशंकित है कि अब हमको हक नहीं मिला, हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, तो जात गणना से सबको फ़ायदा होगा कि केवल बैकवर्ड एससी को होगा फ़ायदा? भाई देखिए, जो सवर्ण ये भी हमारे नागरिक, देश के नागरिक, सर्वप्रथम देश का नागरिक हमारे सवर्ण भाई भी हैं। अनुसूचित जात भी है, अनुसूचित जनजात भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है, सवर्ण भाई, हम लोग एक नागरिक हैं। हम लोग केवल नागरिक हैं। और सामाजिक ऐसे वर्ण व्यवस्था ऐसी बनाई गई है, इस वर्ण व्यवस्था में 4 व्यवस्था बना दिया और 4 व्यवस्था में 6000 जातियाँ बना दिया। तो जातियों सब अपने जात प्रधान, कृषि प्रधान देश के साथ साथ जात प्रधान देश भी बन गया। तो जात प्रधान को जाति ख़त्म करने के लिए हर जात के लोग तो गणना तो पहले भी हो चुकी है, आज से 50 साल 70 साल पहले भई थी। तो करना चाहिए। और जाति गणना होने से जाति व्यवस्था पर रुकावट पैदा होगी, मेरा ये मानना है। सर, लोग कह रहे हैं कि जाति गणना जात के आधार पर ना होने के बजाय आर्थिक आधार पर गणना होना चाहिए, आपका क्या कहना है? देखिए, आर्थिक आप गणना करेंगे तो हमारे 2 राष्ट्रपति, एक वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति, एक पूर्व राष्ट्रपति है। जब किसी मंदिर में गए थे तो इनके साथ कैसा व्यवहार किया गया और क्या आर्थिक कमज़ोर हैं ये?
ये सामाजिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, तभी तो इनका जो है मंदिर में अपमानित किया गया था, मेरा ये कहना है। सर अभी क्लियर नहीं हो पाया, जैसे उनको आशंका है, तो जो गणना हो रहा है इसमें तो आर्थिक भी गणना होगी कि भाई किसके पास के बंगला है, किसके पास कार है, ये सब भी तो उसी गणना आएगा कि नहीं आएगा इस गणना में? नहीं, जातीय गणना के साथ साथ आर्थिक गणना तो माननीय नीतीश जी ने कहा तो है कि आर्थिक गणना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं भी इसका सहमत हूँ। भाई आर्थिक भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, राजनीतिक भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। जब सभी भाई बताया हर रोग के लिए तमाम रोगों की जाँच होगी तभी तो होगी, बहुत अच्छी ना आर्थिक गणना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हमारे जो इंडिया जो भाई गठबंधन है ये भी चाहती है, और हमारा मैं अपील बार बार अपील करना चाहूँगा, चाहे मुख्यमंत्री जो हों चाहे पीएम महोदय हों, इनको सबके जातीय गणना कराकर आर्थिक भी गणना करावें, जातीय गणना करावें, ये संभव बनेगा, समरसता बनेगा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा सर, अभी एक महिलाओं को गिफ्ट दिया गया है, महिला आरक्षण। क्या इस आरक्षण के जो हमारे दलित शोषित महिलाएं हैं उनको भी फायदा होगा इस आरक्षण से? अब देखिए व्यवहारिक रूप से तो देखो लिखित में अगर आप महिला आरक्षण देंगे तो स्वागत है, महिला आरक्षण देना भी चाहिए, लेकिन इसमें कम से कम इन गरीबों को, जिनको वंचित किया गया, जिनका हक छीना गया, जिनकी संपत्ति छीने गए, जिनका सामाजिक अपमान किया गया, इनको भी मिलना चाहिए ना। तो आप जब भी मिलोगे और सरकार के कागज़ में दिखाई तो पड़े इनकी कितनी भागीदारी है। आप सबको भागीदारी सबको साथ लेके चलोगे तभी तो काम चलेगा, तो करना चाहिए। तो इसमें बहुत ज़रूरी है करना है, जातीय गणना बहुत ज़रूरी है। सर एक सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर लोग देश में मनुस्मृति को मानते हैं तो आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा जाता है। अगर संविधान को मानते हैं तो आपको एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कहा जाता है। आप किसको मानते हैं सर? देखो सर, पूरा देश संविधान से चलता, देश कानून से चलता, संविधान चलता। ये जब वर्ण व्यवस्था बनाई गई तो वर्ण व्यवस्था को संचालन करने के लिए मनु व्यवस्था बनाई गई थी, तो मनु व्यवस्था तो संविधान ने पहले समाप्त कर दिया। भाई संविधान कहता, भारतीय संविधान तो सबके लिए है ना, हमारे लिए भी, एससी के लिए, बीसी के लिए भी। भाई जिनका सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर थे, एक सूची बनाई गई। इस सूची में देखा गया किन किन लोगों को सामाजिक स्तर कमज़ोर है, किन किन लोगों का आर्थिक स्तर कमज़ोर है, और कमज़ोर किया गया था। इसी को सुधार करने के लिए तो संविधान बन गया, और संविधान सबको समानता है, सब भाई को समानता है, और सबको एक भाईचारा। हम पहले भारतीय हैं, भारतीय थे, भारतीय रहूँगा, ये हमारी संकल्पना है, और सबको होना भी चाहिए। अच्छा, आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा सर। यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आदित्यनाथ योगी जी। उनको मुख्यमंत्री के नाम से कम जानते हैं लोग, लेकिन बुलडोजर बाबा के नाम से उनको ज़्यादा जानते हैं। ये बुलडोजर के क्यों इसका नाम आया बुलडोजर बाबा? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति विशेष समाज के ऊपर बुलडोजर की ज़्यादा वार होता है, तो व्यक्ति ऊपर समाज या व्यक्ति धर्म के ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समभाव होना चाहिए। ये लोक कल्याण का ही राज है, लोक कल्याण का ही राज में सबका अधिकार। समाज में ऐसा ना प्रतीत हो मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन समाज में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि व्यक्ति विशेष जात और व्यक्ति धर्म के ऊपर ऐसा चला जा रहा है। मेरी अपील होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसा ना हो तो अच्छा रहे। कानून के दायरे में आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान में जो व्यवस्था है इसके द्वारा चलना चाहिए। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे सवालों को उत्तर दिया। एक छोटा से आपसे अपील है कि हमारे बहुजन समय जो चैनल है इसके बारे में 2 शब्द जरूर कहें सर। बहुजन समय अच्छा है इसलिए क्योंकि बहुजन मतलब होता है बहुसंख्यक। देश में जो बहुसंख्यक है इसके बारे में आप बात करते हैं कि बड़े बड़े चैनल तो जो गोदी मीडिया तो कोई बात नहीं करता। आपकी चैनल जो बात होती है तो लोग गौर करते हैं, और आप नीचे ज़मीन तक भी जाते हैं। ये बड़ा आपको बहुत संदेश, शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ेंगे और इनको जो वंचित समाज है आप इनको हक दिलाने में आप कामयाब होंगे। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने हमारे सवालों को उत्तर दिया, बात करने से बहुत अच्छा लगा। ये थे कमलाकांत गौतम जी। आप इनके विचारों से कितना आप प्रभावित हुए और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? यदि हमारे प्रयास को आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। दिल्ली। पारस जी, आज मानव के गौतम जी को सम्मानित करना चाह रहे हैं जी। किस लिए सर? और आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दें। मेरा नाम पदम सिंह पारस है और उदय भारत चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ जी। और मैं बहुत दिनों से इनके कामों से, कार्यों से और समाज के प्रति इनका जो भाव है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसकी वजह से इनको सम्मान ये दिया जा रहा है। और उदय भारत रत्न अवार्ड जो है उन्हीं, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे शासकीय शासन हो, राजनीति हो,
और जो अच्छे उत्कृष्ट कार्य हैं उनमें हम ये प्रदान कर रहे हैं। तो मैंने इनका पूरा देखा है कि पूर्व स्पीकर रहे हैं विधानसभा के, MLG रहे हैं, समाज विधान परिषद के, बहुत सारा इन्होंने मेहनत की है उस दबे कुचले समाज के लिए। तो उसके लिए इनके लिए सम्मान बनता है, उनको सम्मानित करने का पूरा हक बनता है। तो हम इन्हें ये सम्मान दे रहे हैं। और जी, ये आपको सर सम्मान किया है, 2 शब्द बताएं सर, आपको कैसा लगा ये ये? हमारे पुराने छोटे भाई हैं और सामाजिक वर्कर हैं। बहुजन उत्थान पार्टी बनाया तो इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था और श्री अखिलेश यादव जी की भी इनको सम्मान दिया था, हम भी सम्मान दिए थे हमारे पार्टी। लेकिन बाद में फिर बहुजन उत्थान पार्टी को मैंने विलय कर दिया था समाजवादी पार्टी में। तो विलय हो जाने के बाद फिर ये सपा में हो गए। अब ये जो है इधर उदय भारत चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और ये सबका उदय करें, सारे समाज को उदय करें, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद सर। 1 मिनट। हाँ जी। ये है इनका अच्छा। रत्न अवार्ड है जो हमारा उदय जी, भारत, जी। ये चलो ठीक है, धन्यवाद सर। आप लोग दोनों को आपने थैंक- इनका थैंक यू। सम्मान किया। थैंक यू। ओके। भाई पारसनाथ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा छोटा भाई आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर।